तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमारा 7th मैम चैप्टर कब है तक टाइम है असाइनमेंट सबमिट कराने का? मैं इसके बाद पोर्टल पे देख लेती हूँ, अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड भी कर देते हैं। ठीक है, अभी लेक्चर की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद आते हैं इस तरफ। हम 2 दिन का टाइम दे दिए। तो चलें देखते हैं, लेक्चर के बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है इट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपने यहाँ पे जिनको ध्यान से जो है वो उनको मेमोराइज करना, उनको समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से अगर आप स्टार्ट करें तो आपने छोटी क्लासेस में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इनका जो जनरल फार्मूला है इट इज CH2O NH2। यहाँ पे आपके पास ये C2 नहीं है, CH2O है इसके लिए यहाँ पे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मींस कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे जो कि कार्बन एटम्स के साथ अटैच होंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। लाइक अगर आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन प्रेजेंट होगा तो दिस विल बी एल्डिहाइड शुगर, और अगर आपके पास जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है वो विद इन चेन प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन, तो इसको आप कहेंगे कि इट इज अ कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ये दो किस्म के ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है उसमें आप कार्बन एटम्स के साथ मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। So that's why हम कहते हैं कि these are polyhydroxy aldehydes and ketones which contain multiple hydroxyl groups and a functional group aldehyde or ketone। तो अपने माइक चेक कर लें। So moving from the definition towards the classification or the function of carbohydrates, तो generally अगर आप इनके functions की बात करो तो we all know कि हम एक जो सबसे इनका major function है वो ये है कि they are the prime source of energy। जितने भी हमारे पास जो सेल्स हैं वो प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन यूज करते हैं, और इसके अलावा अगर स्टारवेशन की कंडीशन है जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ उन कंडीशंस में जो मेटाबॉलिज्म है वो बाकी बायोमोलिक्यूल्स की तरफ, फॉर एग्जांपल फैट्स या प्रोटीन्स की तरफ शिफ्ट होता है। तो सबसे पहला जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। ये सेल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा they are not only meant to provide energy बल्कि certain types of the carbohydrates they have structural importance। for example अगर आप जो है वो सेलुलोज की बात करो तो ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, बट दिस सेलुलोज एक जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ इसका कोई रोल नहीं है। ये सेलुलोज जो है ये प्लांट की सेल वॉल्स के अराउंड जो है वो एक टाइट किस्म का बैरियर प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें फॉरेन इन्वायरमेंट में जो हार्श कंडीशंस हैं उनसे प्रिवेंट कर सके। सिमिलरली एनिमल सेल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी विल डिस्कस ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स जिसमें ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस आती है, तो वहां पे हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर बिटवीन द डिफरेंट सेल्स, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स उनकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई फ्लूइड टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि उन सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, उन सेल्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है एनिमल सेल्स के अंदर, यहाँ पे भी जो फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे इन सेल्स को, और इसके अलावा इनकी जो लुब्रिकेशन के सारे फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करेंगे, दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। सिमिलरली जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं, उनके अंदर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें हमारे पास जो शुगर प्रेजेंट होती है पेंटोजिस, वो डीऑक्सी भी पेंटोजिस भी हो सकते हैं, या सिंपली जो राइबोस है जिसमें सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप में किसी किस्म की ऑक्सीजन की रिमूवल हम ऑब्जर्व नहीं करते, तो ये पेंटोजिस नॉर्मली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस पूरी की पूरी यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट्स जो है ये रिकॉल हो जाए। ऑब्वियसली आप लोग पहले से ये चीजें जानते हैं लेकिन दोबारा से एक दफा रिकॉल हो जाए कि आप लोगों के पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका पर्पस सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि ये स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी रखते हैं।
सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 जनरल क्लासेस में डिवाइड करते हैं और ऑब्वियसली इनको सब क्लासीफाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिंपल नॉन हाइड्रोलाइजेबल यूनिट होता है जिसको हम मोनोमर कहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन के केस में हमने नॉन हाइड्रोलाइजेबल यूनिट कहा था अमाइनो एसिड, यानी ऐसा यूनिट जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, जिससे आपका कोई पॉलीमर मिलके बना हो। सो प्रोटीन के केस में ये यूनिट अमाइनो एसिड्स है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के केस में हम इन नॉन हाइड्रोलाइजेबल यूनिट्स को मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। सेकेंड आर दी ओलिगोसेक्राइड्स, जिसमें आपके पास जो है वो 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें डाइसेक्राइड्स आ सकते हैं, ट्राइसेक्राइड्स आ सकते हैं। एंड पॉलीसेक्राइड्स में यू हैव मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स जिनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये अपना एक टाइट जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है उसे अचीव करेंगे। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द मोनोसेक्राइड्स, तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इन सब ये जो 3 क्लासेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं इनको हम सब क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो वी कैन फर्दर क्लासीफाई द मोनोसेक्राइड्स ऑन दीज 2 कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स we can classify a monosaccharide into a triose, tetrose, pentose, hexose। यानी आप उसको 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन शुगर के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपली उसकी लेंथ या उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखते हुए। Similarly, if you have only one type of sugar, for example hexose, so on the basis of the type of functional group present in this sugar, you can further classify this hexose into 2 groups। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा है कि आपके पास जो दोनों शुगर्स हैं इन दोनों शुगर्स में यू हैव 6 कार्बन एटम, तो ये दोनों हेक्सोस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट एक शुगर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन, इट इज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसको आप कहोगे कि दिस इज एन एल्डोहेक्सोस। और दूसरी तरफ आपके पास जो शुगर है आल्दो इसमें भी 6 कार्बन एटम है, ये भी हेक्सोस की कैटेगरी से बिलोंग करती है, but here the functional group is not present at the end, it is present within the chain, तो इसको आप कीटोहेक्सोस कहोगे। सो एक तो आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करने का सब क्लासिफिकेशन का जो पैरामीटर है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, एंड द सेकंड पैरामीटर इज द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड। सो एक खास किस्म की मोनोसेक्राइड को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 2 डिफरेंट क्लासेस में सब क्लासिफाई कर सकते हो। सो from here you can see कि this is a triose, simply जो आपके पास एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, this is glyceraldehyde या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सॉरी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तब होगी जब यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होगा। सो सिंपल जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर ट्रायोसेस, इससे कम लेंथ के कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नेचर में नोन नहीं है, यानी सबसे जो आपके पास सिंपलेस्ट है जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर ट्रायोसेस। तो ट्रायोसेस के अंदर भी यू कैन से कि आपके पास 2 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस ट्रायोस में फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है। सो अगर आपके पास जो ट्रायोस है वो एल्डो ट्रायोस है सो इट विल बी ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर ये ट्रायोस कीटो ट्रायोस है यानी इसमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है तो दिस विल बी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह से हेक्सोसिस को भी आप इनके एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप की बेस पे एल्डोहेक्सोसिस या कीटोहेक्सोसिस की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एंड हेयर आपके पास एक ही शुगर है विच इज राइबोस और इसकी एक 2-डीऑक्सी फॉर्म दिखाई गई है जो कि नॉर्मली डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। सो ribosis and deoxyribosis, these are the sugars, these are the pentose sugars which are normally the part of the DNA or the RNA। so इनके अंदर जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया गया है कि 2-डीऑक्सीराइबोस के केस में आपके पास जो सेकंड कार्बन एटम है इसमें नॉर्मली जो ये इस पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये प्रेजेंट नहीं होता। तो राइबोस और 2-डीऑक्सीराइबोस दोनों एल्डोजिस हैं, दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इस सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस का डिफरेंस है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आप लोगों के पास मैं अभी जैसे लेक्चर आगे हम लोग सीख करेंगे तो मैं वहां पे आप लोगों को कुछ शुगर के बारे में बताऊंगी जिनके आप लोगों को इस तरह से लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये आने चाहिए, बिकॉज आगे जाके ये काफी सारे पाथवेज के अंदर ना सिर्फ इस कोर्स में बल्कि आगे वाले कोर्सेज में भी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेनोज, ग्लैक्टोज ये सिंपलेस्ट कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनके साइक्लिक और लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो सिंपली
So just like the amino acids जहाँ पे हमने कायरल और ए कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट रेज किया था, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई करें। लाइक कोई सी भी ऐसी कार्बन जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ अटैच होती है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि आपके पास जो है वो दिस कार्बन एटम इज अ कायरल कार्बन, एंड वी ऑल नो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है, सो दिस कायरल कार्बन उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कर देती है, यानी इस कायरलिटी की वजह से वो कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, और कायरलिटी की वजह से वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेगा। यानी सबसे पहले जो आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है, जो एसेंशियल फीचर है, वो कायरलिटी है। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है, कोई कंपाउंड ए कायरल है, इट मींस कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता, इट मींस कि आपके पास डी एंड एल फॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल नॉट बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या है, और उसके बाद इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई एक कायरल कार्बन है, तो इस कायरल कार्बन की वजह से ये स्पेसिफिक कंपाउंड ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, और ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टू डायरेक्शन में रोटेट करने का पोटेंशियल रखता है। लाइक यहाँ पे अगर आप ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को देखें, तो ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में आपके पास 3 कार्बन है। दिस कार्बन एटम इज नॉट अ कायरल कार्बन, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली यहाँ पे एक इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो हमने ये चीज कहा है कि अगर कार्बन जो है वो दो जगह पे किसी एक ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाती है, तो इट मींस इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं। इसी तरह से अगर आप सेकंड कार्बन की तरफ मूव करें, तो सेकंड कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, तीसरी तरफ आपके पास ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप अटैच है, एंड थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप। सो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। इनमें से कोई भी ग्रुप जो है वो एक दूसरे जैसा नहीं है। तो इट मींस कि ये वाला कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है ग्लिसरल्डिहाइड का, इट इज अ कायरल कार्बन। सिमिलरली अगर आप थर्ड कार्बन की तरफ मूव करें, तो थर्ड कार्बन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन। दो बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ है, और एक बॉन्ड इसने इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ बनाया हुआ है, दिस वन, और थर्ड बॉन्ड इसका फोर्थ बॉन्ड जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ है। इट मींस कि अगेन आपके पास जो ग्लिसरल्डिहाइड का ये वाला कार्बन एटम है, बिकॉज इसने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, तो एक जैसे मॉलिक्यूल के साथ, एक जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो ग्लिसरल्डिहाइड में आपके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है, सिर्फ एक कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, तो दो ऑप्शन है। एक स्ट्रक्चर में ये इसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, और दूसरे स्ट्रक्चर में से लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इस केस में डी एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड को डेजिग्नेट करने के लिए हम इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की हेल्प से इसे डेजिग्नेट करेंगे, व्हिच इज अटैच्ड टू द कायरल कार्बन। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि जब आपके पास किसी स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव ओनली वन कायरल कार्बन एटम, तो ये दो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इस ग्लिसरल्डिहाइड में चूंकि एक कायरल सेंटर था, तो इस कायरल सेंटर की वजह से इसकी दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, डी एंड एल स्टीरियो आइसोमर। यू कैन सी हियर कि जैसे मैंने अभी आप लोगों से पहले कहा है कि सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर ट्राइओसिस। ट्राइओसिस दो तरह की हैं, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसिड। ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इट इज अ कायरल कार्बन। इट मींस इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट और लेफ्ट डायरेक्शन, और इस प्रॉपर्टी की बेस पे, इस ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे इसकी दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, डी एंड एल स्टीरियो आइसोमर। दूसरी तरफ आपके पास जो दूसरा जो ट्राइओस है, विच इज कीटो ट्राइओस, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, तो पहला कार्बन एटम अगर हम देखें, पहला कार्बन एटम कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद द टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोक्साइल एंड वन दिस कंप्लीट ग्रुप। सेकंड कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन, अगेन बिकॉज यहाँ पे भी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, so ये भी कायरलिटी की डेफिनेशन से पूरा नहीं कर रहा। थर्ड कार्बन पे अगर आप देखें, तो अगेन इट इज ए कायरल कार्बन। जस्ट लाइक द अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के अंदर भी हमने एक एक्सेप्शन डिस्कस की थी, ग्लाइसिन, जिसके अंदर किसी किस्म की कायरलिटी नहीं थी, कोई भी कार्बन एटम उसका कायरल नहीं था। इट मींस के वहां पे, जी रहमत,
मैम जो स्टीरियो आइसोमर्स है इनमें जरूर कायरल कार्बन होगा। क्या चीज स्टीरियो आइसोमर्स है? जी इस केस में हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स है ना वो कायरलिटी की वजह से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो कायरलिटी होना या कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना ये कंडीशन। मैम, जरूरी तो नहीं है कि तमाम स्टीरियो आइसोमर्स में कायरल कार्बन मौजूद हो, नहीं, इस तरह भी जरूरी तो। नहीं है। देयर आर सम स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री हम जब भी डिफाइन करते हैं ना तो वो हम उस स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है उसमें डेविएशन की बेस पे उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी बात कर रही हूँ ना ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे कायरलिटी को एज अ कंडीशन ले रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बाकी जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसमें कायरलिटी की कंडीशन नहीं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगी बिकॉज इसमें कायरल कार्बन नहीं है। और अगर ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगी तो इस केस में जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं डी एंड एल स्टीरियो आइसोमर्स जो कि जनरेट ही तभी होते हैं जब ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना हो ये भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की डी एंड एल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट। वन मोर थिंग इज कि आपके पास अगर किसी स्ट्रक्चर में एक कायरल सेंटर है तो इट कैन प्रोड्यूस टू स्टीरियो आइसोमर्स जैसे कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। सिमिलरली अगर आपके पास कायरल सेंटर्स इंक्रीज होते जाएं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। और आप इनको रिलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2 की पावर n से। लाइक n यहाँ पे आपके पास कायरल कार्बन होंगे और स्टीरियो आइसोमर्स का जो काउंट है उसे कैलकुलेट करने के लिए आप 2 रेज टू पावर n का जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू कैन कैलकुलेट कि कितने कायरल कार्बन एटम्स अगर किसी स्ट्रक्चर में हो तो उससे कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करो तो यू कैन सी हेयर कि आपके पास नॉर्मली ग्लिसरल्डिहाइड की डी एंड एल फॉर्म्स हमने ऑब्जर्व कर ली। लेकिन इन फॉर्म्स को हम एज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। लाइक आपने अमाइनो एसिड्स में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि वहां पे भी जो डी एंड एल फॉर्म थी उनको डी एंड एल डेजिग्नेशन असाइन करने से पहले हमने उन्हें कंपेयर किया था विद दी ग्लिसरल्डिहाइड्स बिकॉज मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे सबसे पहले कायरलिटी और ऑप्टिकल रोटेशन को स्टडी किया गया था। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम एज अ रेफरेंस लेते हुए बाकी स्ट्रक्चर्स की डी या एल फॉर्म को डिसाइड करते हैं इनके साथ कंपेयर करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जो डीग्लिसरल्डिहाइड डिस्कस किया उसमें तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी बिकॉज वहां पे एक ही कायरल सेंटर था। लेकिन अब अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूकोज के केस में आपके पास 4 कायरल कार्बन। किस तरह से 4 कायरल कार्बन है? फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन इज नॉट अ कायरल कार्बन बिकॉज इस केस में आपकी जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया। जो सेकंड कार्बन है इसमें एक तरफ आपके पास ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे मैं पूरे स्ट्रक्चर को काउंट करूंगी दिस वन बिकॉज ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है। सो दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन बिकॉज यहाँ पे जो चारों ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सो फर्स्ट कार्बन ए कायरल है लेकिन सेकंड कार्बन कायरल कार्बन। इसी तरह से अगर आप थर्ड कार्बन की तरफ मूव करो तो दिस ग्रुप इज हाइड्रोजन, दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, इट इज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। थर्ड ग्रुप में अगर आप देखें तो आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को काउंट करोगे दिस वन। और इसी तरह से अगर फोर्थ ग्रुप को आप काउंट करो तो जो इस कार्बन के साथ ये ग्रुप अटैच है इसमें आप इस पूरे स्ट्रक्चर को लोगे। सो अगेन आपके पास जो चार ग्रुप्स अटैच हैं थर्ड कार्बन एटम के साथ दे आर डिफरेंट। सो थर्ड कार्बन इज अगेन अ कायरल कार्बन। सो सिमिलरली आप फोर्थ और फिफ्थ कार्बन को भी जब इस तरह से देखोगे तो आपके पास जो है ये दोनों कार्बन एटम्स भी कायरल कार्बन आप इनको क्लासिफाई करोगे। So apart from the first and the sixth carbon, सेकंड से लेके 5 तक जो आपके पास जो 4 कार्बन एटम्स हैं ये 4 कार्बन एटम्स बेसिकली कायरल कार्बन हैं। और अगर यहाँ पे आपके पास 4 कायरल कार्बन हैं तो इट मीन्स कि जब आप इसके स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करोगे तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ग्लूकोज की बेसिकली 16 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स जो है ये नोन है। अब ग्लूकोज को डी या एल कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरह से असाइन करनी है बिकॉज नॉर्मली हमने जैसे अमाइनो एसिड्स के केस में देखा था तो वहां पे भी सिर्फ एक ही कायरल सेंटर था और उसके अराउंड ग्रुप की पोजीशन को आगे पीछे करके हम कह देते थे कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई एक कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 कायरल कार्बन है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है उसकी डी या एल फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए
हम सिर्फ उस कायरल कार्बन को कंसीडर करते हैं विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला जो कायरल कार्बन है इट इज क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज क्लोजर, और जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे so दिस कार्बन एटम इज फॉर अवे फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। सो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें आपके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो उसमें आपने जो स्टीरियो आइसोमर्स की जो फॉर्म है डी या एल फॉर्म उसको आपने इस कार्बन को एज अ रेफरेंस कार्बन लेते हुए तो फिर डिसाइड करना है। लाइक यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि इस कायरल कार्बन के अराउंड जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इस ग्लूकोज को हम कहेंगे एल ग्लूकोज। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट टुवर्ड द राइट साइड, तो आप कहेंगे दिस इज डी ग्लूकोज। तो इस स्ट्रक्चर को डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज को आप इसी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड के साथ। यानी अगर आपके पास जो कायरल कार्बन है विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, इसकी जो सिमेट्री है, इसकी जो यहाँ पे ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है वो डी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह की होगी, तो आप कहेंगे दिस इज डी स्टीरियोआइसोमर। और अगर इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो पोजीशंस है ग्रुप की वो एल ग्लिसरल्डिहाइड जैसी होगी, तो आप कहेंगे दिस इज एल। बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, या अगर किसी को इस चीज की समझ नहीं आई कि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन किस तरह से हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम आ गई है। ओके। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें इन स्टीरियो आइसोमर से, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इन स्टीरियो आइसोमर से भी हम फर्दर जो है वो इनेंशियोमर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ भी जा सकते हैं। सो ऐसे जितने स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। तो अगेन आपने इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन एक दफा जो है वहां पे भी की थी अमाइनो एसिड्स में, लेकिन उधर कुछ बच्चों ने जो है वो इस तरह से भी इसको रिलेट किया था कि उन्होंने कायरलिटी की बात नहीं। तो अब ये आप सेकेंड टाइम इस चीज को पढ़ रहे हैं, इनेंशियोमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इनेंशियोमर्स की एक अच्छी सी डायग्राम नोट करके रखें जिसमें आप कायरलिटी से स्टार्ट करेंगे। लाइक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वी हैव अ कायरल कार्बन एटम, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इट मींस इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट and produce the stereoisomers. Those stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other, these are called as enantiomers. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक फीचर्स हैं इनको आपने उस डेफिनेशन के अंदर जो है वो ध्यान से आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो एनेंशियोमर्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन अपने पास लिख के रखना है, इसके लिए आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? नॉर्मली अगर आप ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करो तो इन्हें नॉर्मली कहा जाता है कि दीज आर द एपीमर्स ऑफ। जी रहमान। मैम ये कायरल कार्बन वाले क्यों लाइट रोटेट कर सकते हैं, अगर एक कायरल है फिर क्यों नहीं कर सकते? डिफरेंट ग्रुप के कार्बन के अटैच होने के साथ उसका क्या ताल्लुक है लाइट के रोटेशन के साथ? इनकी रोटेशन के साथ बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको भी रोटेट करना होता है। लाइक अगर हम कहते हैं ना कि वो रोटेशन को शो करते हैं, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनमें फ्रीडम ऑफ रोटेशन अवेलेबल है उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनके ग्रुप्स के अंदर, तो उस केस में ही ये इस फिनोमेना को शो करते हैं। तो जितने भी जो कायरल कार्बन है वो इस हवाले से फ्लेक्सिबल है बिकॉज उनके अंदर जो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इस तरह की है कि वो रोटेशन को शो कर सकते हैं। इसके पीछे जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है उसकी हो रहा है या लाइट को रोटेट कर रहे हैं? क्या चीज? क्या चीज पूछ रहे हो आप? रहमत दोबारा पूछे। मैम ये खुद रोटेट हो रहे हैं या लाइट को रोटेट कर रहे हैं ये ग्रुप्स? मैम जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन के साथ अटैच है, कायरल कार्बन के साथ जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये खुद रोटेट हो रहे हैं या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा रहे हैं, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने के साथ साथ इनके जो अपने ग्रुप्स हैं उनकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई इस रोटेशन को हम ट्रेस भी कर सकते हैं। लाइक आप अगर मैम तो जी अगर एक साइड पे 2 हाइड्रोजन हो वो क्यों रोटेट नहीं होता? इसके पीछे इनकी कॉम्प्लेक्स एक स्टीरियो केमिस्ट्री है कि इसमें रोटेशन क्यों जो है वो प्रोहिबिटेड है। उसको देख के मुझे फिर आपके इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, लेकिन जो जनरली है वो इसी चीज के बारे में रिपोर्ट किया जाता है कि जितने जो कायरल कार्बन हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें इन ग्रुप्स की जो है वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इसमें रोल प्ले करेगी। तो इस चीज को एक बार दोबारा से देख लेंगे क्यों कायरल कार्बन ही जो है वो स्पेसिफिकली इसको रोटेट करते हैं।
ए कायरल सेंटर्स में क्या बॉन्ड की उस तरह से फ्रीडम नहीं होती, या फिर जैसे हम लोग इससे पहले डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनकी जो रोटेशन है वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो क्या इसमें भी उसी किस्म का कोई फिनोमिना है कि यहाँ पे भी जो इनकी कंफर्मेशन है वो कुछ तरह से लॉक कंफर्मेशन होती है जिसकी वजह से ये रोटेट नहीं कर सकते। सो दीज आर अ फ्यू पॉसिबिलिटीज जिनको इन डिटेल देखा जा सकता है। तो अभी अगर हम एपीमर्स की बात करें तो एपीमर्स में मैम ये लाइट जी 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 पूछें, आपकी आवाज ठीक से नहीं है, दोबारा कैसे पूछें। मैम मैम ये लाइट मैम रोटेशन का मतलब क्या है? लाइट किस तरह रोटेट होता है? बच्चे देखें, आपके पास जो है वो आपने जब प्लेन पोलराइज लाइट लेते हो ना, तो प्लेन पोलराइज लाइट मींस कि आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हो। आपने जो नॉर्मली लाइट की मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं उन सबको ब्लॉक करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है दिस इज एपीमर। लाइक अगर आप यहाँ पे जो आपने कायरल कार्बन की बात की है उसी कॉन्सेप्ट को आप आगे लेके चले तो यू कैन सी कि आपके पास मेनोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं दीज आर 6 कार्बन एटम्स। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, मेनोज को भी मैं डिस्कस नहीं कर रही, सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर के अंदर आप सिर्फ एक पॉइंट के अंदर वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड दिस पॉइंट इज कार्बन नंबर 4। लाइक कार्बन नंबर 1 पे भी सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी ग्रुप्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है, 3 पे भी सिर्फ 4th पोजीशन के अराउंड आप इन ग्रुप्स की जो ओरिएंटेशन है उसमें चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो। सो एपीमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, इनको भी हम आइसोमर्स ही कह सकते हैं बिकॉज अगर आप इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे देखोगे तो वो बिल्कुल सेम होगा। इसमें 6 कार्बन एटम्स अगर ग्लूकोज में है तो 6 कार्बन एटम ही ग्लैक्टोज में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ग्लूकोज में है तो 12 हाइड्रोजन एटम्स ही ग्लैक्टोज में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन का काउंट भी 100% सेम रहेगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों स्ट्रक्चर्स का सेम है, इनमें फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम है, सिर्फ जो 4 कायरल कार्बन हैं उनमें से किसी एक कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो चेंज है। सो इस तरह के जो आइसोमर्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर एपीमर्स, यानी ऐसे आपके पास जो है यू कैन से मोनोसेक्राइड्स, इनको आप सिंपली जो है वो एपीमर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करना है। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें आपके पास जो है वो सिर्फ एक कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है या उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगी तो उनको आप कहेंगे दीज आर दी एपीमर्स। और ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि कायरल कार्बन के अराउंड चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। लाइक अगर ग्लूकोज की बजाय यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज होता, आपके पास एल्डिहाइड की बजाय कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता तो ये ग्लैक्टोज की बजाय फ्रुक्टोज होती। सिमिलरली अगर आप ग्लूकोज और मेनोज को कंपेयर करो तो इन दोनों में भी आप सिर्फ एक ही कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन को ऑपोजिट देख रहे हो, एंड दिस कार्बन एटम इज कार्बन नंबर 2। सो अगर आपसे एपीमर्स के बारे में पूछा जाए तो हमेशा इन एग्जांपल्स को कोट करके आप लोग बताओगे कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर एट कार्बन नंबर 4, यानी ये दोनों सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे इनकी पोजीशन चेंज होती है, एंड सिमिलरली ग्लूकोज एंड मेनोज दे आर एपीमर एट कार्बन नंबर 2। सो एपीमर से आप लोगों को सिंपली पता होना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें किसी एक कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो सकती है। सो इसको ऑब्वियसली जो एंजाइम्स हैं वो रिवर्ट भी कर सकते हैं, लाइक देयर आर एंजाइम्स एपीमेरेजेस जो कि गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। सो एपीमर्स के बाद है आपके पास लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक ग्लूकोज, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों से कहा है ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, इनके लीनियर, और इसके साथ इसमें एक और स्ट्रक्चर ऐड कर लें फ्रुक्टोज। ये 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स जो है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में भी और आगे सब्जेक्ट्स में भी आप लोग देखेंगे। सो इनके लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आने चाहिए। तो किस तरह से आप किसी कार्बोहाइड्रेट के लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी हम अभी देखते हैं। So normally this is a linear structure of glucose and this is the cyclic structure of glucose। और किस तरह से एक linear structure cyclic structure में convert होता है, so basically this is a type of the reaction between carbon number 1 and carbon number 5, जिसकी वजह से ये जो linear chain है, ये जो open chain है, ये cyclic chain में convert होगा।
लाइक अगर हम लीनियर चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करें तो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, विद इन द सेल्स, मल्टीपल जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अपनी इस रिंग को क्लोज कर लेते हैं. सो 90% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करें कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता किस तरह से है, यहाँ पे किन किन ग्रुप्स के दरमियान जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली आप इसको फर्दर जो है वो किस तरह से सब क्लासिफाई कर सकते हैं. सो यू कैन सी कि आपके पास ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज में दो ग्रुप्स को हाईलाइट करके दिखाया गया है. फर्स्ट वन इज द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो कि फर्स्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, जो कि एंड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट है, जिसको यहाँ पे पिंक कलर में हाईलाइट किया गया. और आपके पास जो रिंग क्लोजर का प्रोसेस है, यानी रिंग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन, द फर्स्ट कार्बन, इट विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट एट द 5 कार्बन. अब 5 कार्बन के ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ ये क्यों रिएक्ट करता है? बाकी पोजीशंस पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये रिएक्शन बाकी पोजीशंस पे भी होता है, लेकिन बाकी पोजीशन से बनने वाली रिंग्स जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है जितनी इस रिएक्शन के बाद जो रिंग बनती है वो स्टेबल है. सो दैट्स व्हाई यही साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है और इसी को ही ज्यादा फोर्स किया जाता है, बिकॉज बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इतने स्टेबल नहीं है और इनकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है. ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर या एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में एग्जिस्ट नहीं करते. सो आपके पास जो स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें दिस कार्बन 1 and the hydroxyl group of carbon 5 they will react with each other और इनके रिएक्शन के बाद यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बनेगा. दिस कार्बन विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन और ये रिंग जो है ये क्लोज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो अभी ये अपनी ओपन चेन फॉर्म में है. लाइक ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है जो कि फ्री फॉर्म में है, जिसने किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनाया. दिस इज द कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम. सो आपके पास जो कार्बन नंबर 1 है दिस विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो इट मींस कि नॉर्मली यहाँ पे अगर आप कार्बन की वैलेंसी देखें तो ये कंप्लीट है, इसने अपने 4 बॉन्ड्स जो है वो बनाए हुए. सिमिलरली ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, इसने भी अपने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए. सो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनना है तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगी और जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा ये प्रोटॉन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसके ब्रेकेज के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा. सो यू कैन सी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 बिटवीन द कार्बोनाइल कार्बन बिटवीन द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड कार्बन और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपके पास ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं. देयर आर सम रूल्स जिनको आप माइंड में रखते हुए ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये जो ओपन चेन या लीनियर फॉर्म है इसे नॉर्मली हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं और जो साइक्लिक फॉर्म है इसे हैवर्ट प्रोजेक्शन कहा जाता है. तो अगर आपने किसी लीनियर स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो इस कन्वर्जन के लिए आपके पास जो पहला रूल है वो ये है कि आप यहाँ पे जो रिंग बनेगी दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग. अगर आप इस रिंग को ऑब्जर्व करें तो इस रिंग के अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन है एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग जिसको हम पायरानोज कहते हैं, यानी ऐसी रिंग जिसमें 6 मेंबर्स हैं और इनमें से एक मेंबर जो है ये ऑक्सीजन है एंड द रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर कार्बन. सो दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग बिकॉज इसमें जो सारे रिंग एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं है बिकॉज दे आर डिफरेंट. सो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो आपके पास रिंग्स बनती हैं, ग्लूकोज के केस में दिस रिंग इज पायरानोज. पायरानोज आप सिंपली किसी भी ऐसे रिंग को कहते हो जिसमें 6 मेंबर्स हों एंड इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी 5 पोजीशंस हैं, बाकी 5 कॉर्नर्स के ऊपर आपके पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट है. सो रिंग फॉर्मेशन के दौरान अगर आप यहाँ पे इस ओपन चेन या लीनियर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो इसमें देयर आर 6 कार्बन एटम्स. सो इनिशियली अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करो कि अभी यहाँ पे इनके दरमियान रिएक्शन नहीं हुआ, आपने कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये जो यहाँ पे पोजीशन है यहाँ पे कार्बन को हाईलाइट नहीं किया गया बट इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं दे आर कार्बन.
सो इनको नंबर किया गया। सो इनको अगर आप इस रिंग की फॉर्म में ले आओ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th कार्बन। सो आपने पहले 6 कार्बन एटम्स को 6 पोजीशंस पे जो है वो लिख लिया है, उनको 6 पोजीशंस को आपने जो है वो हाईलाइट कर दिया विद दी 6 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 एंड 5 6। सिंपली अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर, इसकी एक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो इस रिंग के जो 6 कॉर्नर्स हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि दिस इज द रिंग जिसमें 6 पोजीशंस होंगी, जहाँ पे 6 मेंबर्स आके बाइंड करेंगे और एक पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन होगी और बाकी 5 पोजीशंस के ऊपर कार्बन होगी। सो इनिशियली मैंने पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग 6 कार्बन एटम्स को लिख लें, कार्बन नंबर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रेजेंट ग्रुप्स हैं इनको आप स्पेसिफिकली एक खास ओरिएंटेशन में लिखें। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो वो सारे के सारे ग्रुप्स जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट हैं उनको आप इस रिंग में डाउनवर्ड लिखेंगे। लाइक अगर आप कार्बन 2 पे देखें, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट साइड पे है, आप इसे डाउन साइड पे लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे बिकॉज हाइड्रोजन राइट साइड पे है तो आप इसे इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। सिमिलरली कार्बन 4 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड कार्बन 5 पे अगेन देयर इज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और वो सारे ग्रुप्स जो कि नॉर्मली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हैं, इन ग्रुप्स को आप अपवर्ड डायरेक्शन पे लिखेंगे। लाइक सेकंड और फिफ्थ कार्बन के दरमियान जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है, जितने कायरल कार्बन एटम्स हैं उनको जो ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन असाइन करने का रूल है, इसमें मैंने आप लोगों से ये कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 विच आर ए कायरल कार्बन, यानी ये दोनों ए कायरल कार्बन है, तो इस केस में मैंने यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं किया। लेकिन जितने कायरल कार्बन हैं, इन कायरल कार्बन में जो ग्रुप्स राइट साइड पे प्रेजेंट है उन्हें आप डाउनवर्ड लिख सकते हो, और जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है उन्हें आप अपवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हो। तो आपके पास ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगेन क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में ये चीज डिस्कस की है कि रिंग क्लोजर के लिए आपके पास जो रिएक्शन होना है वो कार्बन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 5 इनके दरमियान। जबकि इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पास ये जो 5 कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, इट इज फॉर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन, यानी इनके दरमियान अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो इट मींस कि इनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए, बिकॉज एक खास डिस्टेंस तक जब ये आएंगे तो उसके बाद इनके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो होगा और फिर इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो ऑब्वियसली इस फॉर्म के अंदर या इस कॉन्फर्मेशन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दे कैन नॉट मेक सिग्निफिकेंट बॉन्ड, यानी इनके दरमियान चूंकि वो बॉन्ड डिस्टेंस से नहीं है तो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को इस पोजीशन पे लाने के लिए ये ग्रुप्स जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। लाइक यू कैन सी हियर कि CH2OH ग्रुप जो कि नॉर्मली इस पोजीशन पे अटैच था, ये 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करके यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा। हाइड्रोजन जो कि प्रीवियसली यहाँ पे अटैच था ये डाउन साइड पे आ जाएगा और हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, जहाँ पे जाके ये कार्बन के साथ जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो अल्टीमेटली जिस तरह से रिएक्शन आपने प्रीवियस केस में स्टडी किया था यहाँ पे, तो उसी तरह से अब ये ग्रुप या हाइड्रोक्साइल ग्रुप उस प्रॉपर कंफर्मेशन या उस प्रॉपर पोजीशन के ऊपर आ चुका है, जहाँ पे आके ये कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो है वो अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है उसे कंडक्ट करेगा और अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपकी ये जो रिंग है ये क्लोज हो जाएगी और ये जो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, दिस प्रोटॉन विल बी पिक्ड अप बाय दिस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो अल्टीमेटली आपके पास जो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यू कैन कन्वर्ट दिस लीनियर स्ट्रक्चर इनटू अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब रिंग क्लोजर की वजह से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे। लाइक ये जो कार्बन एटम है, दिस वन कार्बन 1, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज के अंदर सिर्फ 4 कायरल कार्बन हैं, सिर्फ 4 कायरल सेंटर्स हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 1 आर ए कायरल कार्बन, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास कार्बन है, फर्स्ट कार्बन इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है और जो 6 कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर के केस में था, लेकिन जैसे ही ये लीनियर ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हुई है, तो जो कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच थी, उसने अपना ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर लिया और यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो चुके हैं।
So now this carbon atom which was previously a chiral carbon, ये भी chiral carbon में convert होगी. So ये chiral carbon सिर्फ ring closure के बाद प्रोड्यूस होगी, यानी ring closure से पहले अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो ये कार्बन एटम ए chiral कार्बन होगी, लेकिन जैसे ही रिंग क्लोज होगी आपके पास ये लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा. और इस केस में अगर आप जाके इस कार्बन एटम के साथ अटैच 4 ग्रुप्स को काउंट करें, so there is a hydrogen, there is a hydroxyl group, यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप्स हैं they are different और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. So you can say कि this carbon atom which was previously an a chiral carbon ring closure के बाद ये chiral carbon में convert हो चुकी है. So अगर ये chiral carbon में convert हुई है, it means again it can produce 2 more stereoisomers. जी रहमान. मैम ये फिशर प्रोजेक्शन में ये कार्बन नंबर 4 कायरल है ना, क्या जी. रिंग स्ट्रक्चर में भी ये 4 का कार्बन नंबर 4 कायरल है या नहीं है? वहां पे अगर हम कंसीडर करें तो ऊपर 3 कार्बन है, ये अलग ग्रुप कंसीडर होंगे और नीचे वाले 2 कार्बन अलग ग्रुप. यहाँ पे अलग ग्रुप किस तरह कंसीडर होंगे? सारे एक दूसरे के साथ अटैच. नहीं, यहाँ पे भी आपके पास नॉर्मली अगर आप देखें ना दिस 4th कार्बन एटम, तो ये भी ए कायरल होगी. यहाँ पे आप सिंपली इसका सिर्फ कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्ड ऑब्जर्व नहीं करोगे. यहाँ पे अगर आप 5th पोजीशन पे देखें तो जो इसके जिस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रही है, दिस कार्बन, इसकी जो वैलेंसी है ये इस कार्बन के मुकाबले में डिफरेंट है. लाइक वैलेंसी नहीं, इसके जो ग्रुप्स हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है वो फर्दर जो बॉन्ड बना रही है, it is making a bond with a different type of the compound. और यहाँ पे जो थर्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रही है, बेशक ये सिंगल कार्बन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप है इट इज डिफरेंट. ये फर्दर जो है ये हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन के साथ अटैच है. और यहाँ पे अगर आप 5 कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बना रही है इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक तरफ हाइड्रोजन और CH2OH ग्रुप के साथ अटैच है. इन केस अगर दोनों तरफ ये सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होते, दोनों तरफ जो है इनके साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते, तो उस केस में हमने ये कहना था कि आपके पास ये जो कार्बन एटम है इसने 2 एक जैसे फर्दर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है. तो यहाँ पे अभी भी आपके जी यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन नंबर 1 कायरल है और कार्बन नंबर 5 कायरल है. नहीं, ये बात नहीं है. रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सारे कार्बन एटम स्टिल कायरल कार्बन है, लेकिन इनके साथ साथ जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसमें भी कायरलिटी आ गई है, बिकॉज उसको जो हमने प्रीवियसली. मैम सेकंड क्यों है? अब सेकंड यहाँ से फर्स्ट की तरह से शुरू हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन 5th कार्बन के साथ अटैच है, वो 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो अलग ग्रुप कौन से कंसीडर होंगे फिर? बच्चे यहाँ पे आपके पास जो एज अ होल आप कार्बन की बात कर रहे हो ना, आपने सिर्फ एक कार्बन का उसके साथ ही स्ट्रक्चर नहीं देखना, आपने फर्दर जो है वो जिन ग्रुप्स के साथ अटैच है उनको भी आपने माइंड में रखना है. लाइक यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि दिस इज द सेकंड कार्बन एटम और आप इसकी कायरलिटी को यहाँ पे जस्टिफाई करते हो, तो यू विल से कि एक तरफ ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ आपके पास जो स्ट्रक्चर है इट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप. जो थर्ड बॉन्ड है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लीनियर स्ट्रक्चर के केस में कहा था ना, तो मैंने लीनियर स्ट्रक्चर के केस में भी इस सेकंड कार्बन की कायरलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जब मैंने इस बॉन्ड को कंसीडर किया था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इस ग्रुप को टारगेट नहीं किया था, मैंने आपके साथ ये पूरे का पूरा जो पीछे बचने वाला ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को कंसीडर किया था. सो एट अ टाइम अगर आपने किसी एक कार्बन की कायरलिटी को देखना है तो आपने उसके जब 4 बॉन्ड्स देखने हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम मैं सेकंड कार्बन के ग्रुप्स को हाईलाइट करूं तो इसमें एक ग्रुप ये होगा, दिस वन फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी द फोर्थ ग्रुप. सो यहाँ पे अगर आप सेकंड कार्बन की कायरलिटी की बात करो तो आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है. इस केस में जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे उसमें आप इन सारे ग्रुप्स को कंसीडर करोगे जो कार्बन नंबर 6 तक जा रहे हैं, ठीक है, जो एंड तक जा रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर के केस में. और यहाँ पे जो आपके पास पहला कार्बन है इसमें आप इस पूरे ग्रुप को कंसीडर करोगे. तो ऑल्दो इनके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, लेकिन स्टिल कायरलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने इन स्ट्रक्चर्स के जो फर्दर 4 ग्रुप्स हैं उनको इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली काउंट करना है. क्लियर है ये? जी मैम, अगर ऑक्सीजन की जगह एक और कार्बन, फिर किस ऑक्सीजन की जगह? यहाँ पे जी, अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन था फिर कहाँ तक ये कंसीडर होंगे अलग ग्रुप? अगर यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा जी, अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा तो स्टिल ये कायरल कार्बन ही होगी, फर्स्ट कार्बन एटम कायरल ही होगी, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों से कहा ना कि आपने इस ग्रुप को ऐसा होल कंसीडर करना है. तो यहाँ पे जो प्रीवियस केस में लीनियर स्ट्रक्चर में इसको ए कायरल कहा था वो सिंपली इसके इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की वजह से कहा था.
और यहाँ पे आपके पास इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वो डबल बॉन्ड खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इस बेस पे हम इसे यहाँ पे कायरल कहेंगे। तो यहाँ पे ठीक ऑक्सीजन है या कार्बन है उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, आपने किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब किसी भी एक कार्बन की आपने कायरलिटी को कैलकुलेट करना है तो एज अ होल आपने उस पूरे स्ट्रक्चर के साथ जो 4 ग्रुप्स हैं उनको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर थर्ड के केस में आपसे कहा जाता है कि जस्टिफाई करें कि ग्लूकोज का जो थर्ड कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन है, तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक ग्रुप हाइड्रोजन होगा, दूसरा ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। इस केस में आपके पास ये पूरे का पूरा ग्रुप होगा, इसमें सिर्फ आपका ये फर्स्ट कार्बन नहीं है या सेकंड कार्बन नहीं है, ये पूरा ग्रुप जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप काउंट करोगे इसको एज अ थर्ड ग्रुप काउंट करोगे, एंड दिस ग्रुप जो कि यहाँ से लेके एंड तक जाएगा दिस विल बी द फोर्थ ग्रुप। सो एक पर्टिकुलर कार्बन एटम के अलावा बाकी जितने ग्रुप्स हैं उनको आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करके फिर उस ग्रुप की जो है वो कायरलिटी को जस्टिफाई करोगे। सो जैसे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो उस कायरल कार्बन की वजह से उसकी 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कार्बन एटम है जो कि प्रीवियसली ए कायरल कार्बन था और रिंग क्लोजर की वजह से या लीनियर स्ट्रक्चर के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की वजह से ये कार्बन एटम जो है ये कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया। सो ऐसे आइसोमर्स जो कि आपके पास इस फर्स्ट कार्बन एटम की वजह से ओरिजिनेट होंगे, यानी अब चूंकि ये कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है इट मींस कि ये भी जो है वो इस पे भी जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन ऑपोजिट हो सकती है, ये भी जो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमेना उसे शो कर सकता है। तो इन आइसोमर्स को बाकी आइसोमर्स से डेजिग्नेट करने के लिए इनको स्पेसिफिकली हम एनोमर्स कहते हैं। यानी एनोमेरिक कार्बन एक ऐसी कार्बन है, इट इज द कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करती है। लाइक यहाँ पे आप अगर देखें तो दिस इज द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। सो एनोमेरिक कार्बन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपली ये चीज पता होनी चाहिए कि द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप which was previously a chiral लेकिन रिंग क्लोजर के बाद या लीनियर स्ट्रक्चर के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद ये कार्बन कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इस कार्बन को हम कहते हैं दिस इज एनोमेरिक कार्बन। और इस कार्बन के स्लाइड नहीं शो हो रही, पता नहीं मुझे नहीं हो रही है, सबको नहीं हो रही। बच्चे अब शो हो रही, कब से शो नहीं हो रही थी मैम? अभी 1 मिनट पहले। ठीक है। सो इस केस में अगर आपसे एनोमेरिक कार्बन के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन इज द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये शुगर्स के हवाले से मैं बता रही हूँ जो कि प्रीवियसली ए कायरल थी। यानी इसको अब आपने इस तरह से डिफाइन करना है कि एनोमेरिक कार्बन एटम इज द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप व्हिच वाज प्रीवियसली ए कायरल इन लीनियर स्ट्रक्चर बट अपॉन द रिंग क्लोजर ये जो ए कायरल कार्बन थी ये कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो गई। So this anomeric carbon atom can still rotate the plane polarized light और इस वजह से जो 2 आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे इन्हें बाकी आइसोमर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए या डेजिग्नेट करने के लिए हम इन्हें जो है वो अल्फा या बीटा एनोमर्स कहते हैं। सो एनोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि इस एनोमेरिक कार्बन एटम की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इसमें हम बाकी जो कायरल कार्बन हैं उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ इस एनोमेरिक कार्बन एटम के अराउंड जो ग्रुप्स हैं इनको माइंड में रखते हुए इनको देखते हुए हम जो है वो इनको क्लासिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर शुगर जो है वो अपनी अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में है या बीटा एनोमेरिक फॉर्म में है। इस चीज को क्लासिफाई करने के लिए हम नॉर्मली जो फर्स्ट कार्बन एटम है जो एनोमेरिक कार्बन एटम है इस पे ग्रुप्स की पोजीशन को ऊपर या नीचे करके हम डेजिग्नेट करते हैं। फॉर एग्जांपल a particular type of the glucose जिसमें एनोमेरिक कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इसकी पोजीशन अगर डाउनवर्ड होगी इट मींस दिस इज एन अल्फा एनोमर, और अगर इसमें आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन अपवर्ड होगी इट मींस इट इज अ बीटा एनोमर। यानी ये दोनों फॉर्म्स जो हैं इनके अंदर सिर्फ आपने एक ही कार्बन एटम व्हिच इज द एनोमेरिक कार्बन एटम और द फर्स्ट कार्बन एटम इसके अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज किया। सो दीज आर द एनोमर्स। क्लियर है बच्चों? तो आपके पास जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनको भी आप आइसोमर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, एपीमर्स को भी आप आइसोमर्स कह सकते हो और एनोमर्स भी आइसोमर्स हैं बिकॉज इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी अगर आप कंपेयर करो तो इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन या इनकी जो पोजीशन है उसके अंदर आप जो चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो किस कंडीशन के अंदर कौन सी आइसोमेरिक फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस होती है इस चीज को आप जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके फिर इसे लर्न कीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम।
सो एनोमेरिक कार्बन जिसमें अल्फा और बीटा एनोमर्स का आपको पता होना चाहिए, लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, किस तरह से एक लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, एपीमर्स क्या होते हैं और एपीमर्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, इन चीजों को आपने अपने माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द म्यूटारोटेशन। लाइक आपके पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक्वियस मीडियम के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ एक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि मोस्ट ऑफ द शुगर जो है वो लीनियर फॉर्म की बजाय साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो साइक्लिक फॉर्म में भी आपके पास अगर ग्लूकोज है तो हो सकता है उसकी खास अमाउंट जो है वो अल्फा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो और कुछ अमाउंट जो है वो बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। सो विद इन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मिक्सचर, लाइक ये बाद में जो है वो सेल टू सेल या फिर ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली वेरी करता है कि कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर वो किस एनोमर को जो है वो अबंडेंस में यूज करता है और किस एनोमर की जो है वो वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन एज अ होल जो एक कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी तीनों फॉर्म्स के अंदर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी एक ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्दर अल्फा एंड बीटा एरोमेरिक फॉर्म दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ये हम आगे जाके ऑब्जर्व करेंगे कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉलीसेकेराइड जो कि अल्फा ग्लूकोज को यूज करते हैं, बीटा डी ग्लूकोज को यूज नहीं करते। तो ये फिर हर स्ट्रक्चर के हिसाब से, हर ऑर्गेनेली के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन विद इन द एक्वियस एनवायरनमेंट ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल और ये साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स जहां पे ये प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग अगर इस कोर्स की लैब ले रहे हैं तो वहां पे आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करेंगे कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। लाइक मोनोसैकेराइड्स को नॉर्मली हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये अपने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास जो है वो मीडियम के अंदर कोई ऐसा सोर्स अवेलेबल है, कोई ऐसा एजेंट अवेलेबल है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करवा सके, यानी आपके पास कोई ऐसी स्पीशी है जो कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर शो करवाई गई है, सो दिस रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल this oxidizing agent will oxidize this species, this functional group और itself reduce हो जाएगी, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें रिलीज करवाने के बाद ये जो कॉपर है इस पे जो +2 का साइन है इट विल बी रिड्यूस टू +1 साइन, सो इटसेल्फ ये रिड्यूस हो जाएगी और किसी जो दूसरा मीडियम है, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है ग्लूकोज के अंदर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। सो बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप सारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर प्रेजेंट है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है ये सारी मोनोसैकेराइड्स का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, इट मींस आर मोनोसैकेराइड्स जो है दे कैन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, दे कैन गिव द पॉजिटिव टेस्ट। इस पर्टिकुलर ये जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है इस केमिकल रिएक्शन को हम फेलिक टेस्ट कहते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स को या मोनोसैकेराइड्स को किसी मीडियम या किसी सोल्यूशन के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स हमेशा रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी, लेकिन आगे जाके हम डायसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स में ऑब्जर्व करेंगे कि देयर आर सर्टेन डायसैकेराइड्स जो कि रिड्यूसिंग है एंड देयर आर सर्टेन डायसैकेराइड्स व्हिच आर नॉन रिड्यूसिंग। सो मोनोसैकेराइड्स में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हमेशा रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। डायसैकेराइड्स में कौन सा पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं फर्दर, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डायसैकेराइड्स को देखेंगे। सो जस्ट लाइक द सिंपल शुगर्स, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है समटाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज हमने ये चीज डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी इसमें आपके पास मल्टीपल पोजीशंस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी किसी एक खास पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो रीप्लेस हो जाता है विद सम अदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप मैनोज का स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल मैनोज तो नहीं दिखाई गई, लेकिन इस केस में आपके पास जो सेकंड पोजीशन है मैनोज की उसमें यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप दिखाया गया है उस पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैनोज अमाइन नजर आ रही है, यानी ऐसी मैनोज जिसकी सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था ये हाइड्रोक्साइल रीप्लेस हो गया है, उस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह एक अमाइनो ग्रुप आके लग गया। सो इस केस में आप इस
पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड को कहेंगे कि इट इज अ मॉडिफाइड शुगर, बिकॉज इसमें जो नॉर्मल हाइड्रोक्साइल ग्रुप था उसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है या उसकी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, उसकी रिप्लेसमेंट हो चुकी है विद सम अदर ग्रुप एंड हियर द सेकंड ग्रुप इज अमाइनो ग्रुप। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अपवर्ड है, इट मींस कि इट इज अ बीटा शुगर। तो ये बीटा एनोमर है। सो बीटा डी मेनोज अमाइन, मेनोज अमाइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मेनोज के अंदर देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप। सिमिलरली ग्लैक्टोज अमाइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो ग्लैक्टोज है नॉर्मली उसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इट इज रिप्लेस्ड विद द अमाइनो ग्रुप। सो अगेन हियर इज अ ग्लैक्टोज अमाइन, ग्लैक्टोज के अंदर यहाँ पे आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे। सो आप लोग अभी जब इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपने ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मेनोज इनके लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके उसके बाद इन मॉडिफाइड शुगर्स को भी आपने एक दफा जो है वो चेक करना है कि किस किस पोजीशन पे किस किस ग्रुप की जो है वो रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज अ शुगर जिसमें जो आपके पास 6 पोजीशन पे नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप की जगह, इस पूरे ग्रुप की जगह आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो गया, यानी इस शुगर का जो 6 कार्बन एटम है वो 6 कार्बन एटम पूरे का पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। तो ऐसी शुगर्स को हम कहते हैं दीज आर एसिडिक शुगर्स, ऐसी शुगर्स जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है। इनको हम एसिडिक शुगर या ग्लूकोयूरोनेट कहते हैं, यानी यूरोनेट मींस कि आप यहाँ पे इस चीज को डेसिग्नेट कर रहे हैं कि आपका जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये 6 पोजीशन के ऊपर अटैच है। इसी तरह से अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच हो तो आप इसे कहेंगे कि इट इज ग्लूकोनेट। सो ग्लूकोनेट और ग्लूकोयूरोनेट के अंदर आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास देयर आर सम शुगर्स जिसमें एक से ज्यादा जगह के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूशन हुई हो, लाइक किसी एक पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, किसी एक पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, किसी एक पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसको आप एन एसिटाइल अमाइन भी कह सकते हो। दीज आर दी मल्टीपल साइट्स जहां पे जाके हाइड्रोक्साइल ग्रुप की रिप्लेसमेंट में बाकी ग्रुप्स की अटैचमेंट हो सकती है और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो मॉडिफाइड शुगर्स प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू मॉडिफाइड शुगर्स जिनको आप जो है वो एक बार देख लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम डायसैकराइड जो है इनको स्टार्ट करेंगे।